हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि अभी तक हम लोग वीडियोस बनाते हैं तो अब उसमें नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो है क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आई होप आप लोग को पुराने वीडियोस पसंद आए होंगे, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। ठीक है, और यांत्रिकी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग पढ़े नहीं है, तो ये सबसे पहला आ रहा है ना, पहला अपना टाइम है कि अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले क्लास 10th में 9th में भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कभी नहीं देखा, ना सुना, ना इसके बारे में पढ़े हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इसको पहले समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आप लोगों को मैं एक रिकॉल करवाता हूँ। क्लास 10th में हमारा एक चैप्टर था, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आप सबको याद होगा। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ खत्म हुआ है वहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत हुई है। कैसे, तो आप लोग के दिमाग में आएगा, तो उसको मैं समझाता हूँ कि पहले क्लास 10th में जो हमने पढ़ा और उसके बाद से कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आया। ठीक है, दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। नाम में बिल्कुल आप लोग को नहीं लग रहा होगा कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन हैं। अभी मैं क्लियर करूंगा या प्रूफ करूंगा कि दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ खत्म हो रहा है, जहाँ उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, वहीं से शुरुआत हो रही है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है, देखते हैं। तो सपोज कीजिए मैं आप लोग को समझाता हूँ, थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ क्लास 10th, और उसके बाद अपन कूदेंगे किसमें, क्लास 11th में। ठीक है, तो आप लोगों ने जो चैप्टर 4 पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप सब लोग जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सब लोग सुने हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म भी मेरे ख्याल से आप सबको याद है। जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यही जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, जिसमें अपन बोलेंगे कि वेरिएबल कौन है, वेरिएबल है इसमें x, और कांस्टेंट कौन कौन है, तो कांस्टेंट है इसमें a, b और c। ठीक है, वेरिएबल जो बदलते रहता है, कांस्टेंट जो कभी नहीं बदलता। ठीक है, तो आप लोग को दिख भी रहा होगा कि यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो अपन बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है, 2 होगा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। वेरिएबल की जितनी ज्यादा मैक्सिमम पावर होती है उतना ही डिग्री ऑफ द इक्वेशन होता है। तो अपन डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना बनेंगे, 2। और यही 2 अपने को ये भी बताते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी 2 आएगा। मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब x की आपको इस इक्वेशन से कितनी वैल्यू मिलेंगी, तो 2 वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, जिसको आप अल्फा बीटा के नाम से भी जानते हो, या जिसे आप बोलते हो रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हो, है ना, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से भी जानते हो। ठीक है, और उसे क्या बोलते हैं अपन, अल्फा या बीटा, इसके बारे में भी अपन पढ़े। और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसे एक और चीज भी बोलते हैं, क्या, जीरोस ऑफ द इक्वेशन, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको याद आ रहा होगा, ये सब आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं अल्फा बीटा को, है ना, दोनों एक ही चीज है, ये सब एक ही चीज है। तो अब आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा, याद आ रही होंगी सारी चीजें कि आप लोग ये सब पढ़े हो। जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। वेरिएबल इसमें x है, कांस्टेंट इसमें a b c है, डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी 2 आएंगे। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलिए तो अल्फा बीटा, या जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलिए तो अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब मन में एक और सवाल आएगा कि ये अल्फा बीटा या दो जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकलता है। तो इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है, कैसे पढ़ा है इसके बारे में वो भी जान लीजिए। तो आप x की वैल्यू निकालना जानते हैं, कैसे निकालते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने का आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, आप लोग को याद होगा। x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। अच्छा, यहाँ बीच में प्लस लेंगे तो अल्फा आएगा, बीच में माइनस लेंगे तो बीटा आएगा। ठीक है, और आप लोग इसे याद कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac को, ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी, इसे आप बोलते हो डिस्क्रिमिनेंट, डी से डिनोट करते थे, याद कीजिए। इसका पूरा नाम क्या बोलते थे आप, डिस्क्रिमिनेंट। याद आ रहा है क्या, ये डिस्क्रिमिनेंट था आपका डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यही
ये इसी से आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, यहाँ से एक टॉपिक पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स, याद आ रहा है क्या? नेचर ऑफ रूट्स करके आपने एक टॉपिक पढ़ा था। तो मैं आपको नेचर ऑफ रूट्स से समझाते समझाते आपको ले चलता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के पास, ठीक है। तो एक बार अपन नेचर ऑफ रूट्स वाले टॉपिक को फिर से पढ़ेंगे और उसके बाद अपने को समझ में आएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आए या उसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो फिलहाल चलिए मैं समझाता हूँ आपको नेचर ऑफ रूट्स वाला टॉपिक। और नेचर ऑफ रूट्स को समझने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत पड़ती है। डिस्क्रिमिनेंट आपको समझ में आ रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से सबको समझते हुए चलते हैं नेचर ऑफ रूट्स वाले टॉपिक को। ऐसे मैं मिटा रहा हूँ, ये सब अपन पढ़ चुके हैं सब, है ना। तो चलिए मैं हेडिंग डाल रहा हूँ क्या, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। और मैं इसमें पहली चीज आपको समझा रहा हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चला? एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन निकालना है अगर, तो दो मेथड है। पहला मेथड कौन सा है, मेथड वन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड था अपने पास, याद कीजिए। मेथड वन में क्या था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो कैसे निकालते थे, एक्स माइनस एक्स को ब्रेक करते थे, स्प्लिट करते थे, तो अपन लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, x तो अंदर बचेगा, x माइनस 3 दोनों से निकलेगा 2, तो अंदर बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आई x प्लस 2 और एक आया x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो मतलब x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0। तो x की एक वैल्यू आई हमारे पास -2, x की एक वैल्यू आई हमारे पास 3। वही चीज समझाया कि अगर x के पावर 2 है मतलब x की दो वैल्यू आएंगी, तो दो वैल्यू आ गई -2 और 3। और इसे ही तो आप अल्फा, इसे ही तो आप बीटा बोलते थे, याद कीजिए, ठीक है। तो यही आपका रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, है ना। तो ये आपको समझाया एक मेथड की कैसे सॉल्यूशन निकालना है अल्फा बीटा। एक और मेथड था मेथड 2। मेथड 2 कौन सा था, तो x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था। पहले आप इसे इस इक्वेशन को लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, और इसे कंपेयर कीजिए, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 होगा। b की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, इसके सामने माइनस है तो -1 होगा। और c की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, -6। तो ये कंपैरिजन अपन निकाल लिया, कंपेयर विथ हो गया। तो अब अपना फॉर्मूला क्या था, x का फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही था फॉर्मूला। तो मैं इसे लिख रहा हूँ माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर है। अपॉन में क्या आएगा, 2 इंटू 1। तो आंसर हो गया आपका 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 24 अपॉन 2, क्लियर है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ध्यान से देख लीजिए। x की दो वैल्यू आपको मिलेगी, एक मिलेगी 1 प्लस माइनस रूट ओवर 25/2, तो एक वैल्यू हो गई आपकी -1 प्लस 5/2 और एक वैल्यू हो गई -1 माइनस 5/2। तो इसमें आंसर आएगा 4/2, इसमें आंसर आएगा -6/2। तो आंसर आ गया 2, इसमें आंसर आ गया 3, क्लियर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे भी सेम ही वैल्यू आई -2 और 3, इसमें भी वैल्यू वही आएगी -2 और 3। ओह सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये +1 होगा, ये -5, ये +1 है +5, ठीक है। या चलिए इधर प्लस कर देता हूँ, इधर माइनस कर देता हूँ आपको समझ में आने के लिए। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 प्लस 5/2 मतलब 6/2, ये हो जाएगा -4/2। तो आंसर आएगा या तो 3 या तो -2, ठीक है। तो x की एक वैल्यू क्या हो गया अल्फा, इसे अपन क्या बोलेंगे बीटा। देखिए सेम ही सेम आया है, यहाँ पे भी 3 -2 आया है, यहाँ पे भी 3 और -2 आया है। तो यही रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, दो मेथड मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अपने को खैर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की जरूरत नहीं है, आपको किसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है ना। कौन से फॉर्मूले की, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से
आपको मेरे को क्या पढ़ाना है, नेचर ऑफ रूट्स। तो चलिए नेचर ऑफ रूट्स के बारे में समझते हैं। मैं आपको बस ये रिकॉल करा रहा था कि ऐसा ऐसा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो नेचर ऑफ रूट्स मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात करनी है, ठीक है। तो ये चीजें जिसको नहीं पता थी वो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे समझ लीजिएगा। मैं इसे भी रफ कर रहा हूँ, है ना, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए और फिर मैं इसके आगे आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ मेथड 1 को। अब देखिए बात को समझिएगा बहुत ध्यान से, है ना। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं अगेन कंपेयर कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो a की वैल्यू मेरे को क्या दिख रही है 1, b की वैल्यू मेरे को क्या दिख रही है -1 और c की वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को -6, ठीक। अब बात को समझिए, मैं अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात करूं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, तो ध्यान से देखिए। चलिए मैं इसको पहले और लिख देता हूं। मैं लिख देता हूं x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं इसे लिख देता हूं माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a लिख सकता हूं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ही तो होता है, ठीक है। अब आप बात को समझिए, यहीं पर सारा खेल है नेचर ऑफ फ्रूट्स का जो आप पढ़ चुके हैं। अगर ये d पॉजिटिव है तब तो दो वैल्यू देगा ना, जैसे कि यहां पर मैंने निकाला, ध्यान से देखिए, d की वैल्यू मेरी क्या आई, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है 25 आ रही है। चलिए अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो फिर से निकाल लीजिए। d की वैल्यू मैं लिख देता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। तो बी स्क्वायर मेरा क्या आ रहा है -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -6, आंसर आएगा 1 प्लस 24 मतलब 25 विच इज ग्रेटर देन 0। क्लियर हो रहा है क्या। तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या है 24 विच इज ग्रेटर देन 0। तो मैं अब इसे यहां पे लिख रहा हूं, फिर से ध्यान से देखिए, मैं इसे मिटा रहा हूं। मैं फिर से ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। तो माइनस बी की वैल्यू मतलब माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस रूट ओवर 25 अपॉन 2 इंटू 1। तो आंसर क्या आया +1 5 माइनस 2, मतलब दो वैल्यू आई 1 प्लस 5/2 या 1 माइनस 5/2, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा आपका या तो 3 या तो आएगा -2। तो ये वैल्यू आई। तो लेकिन आपकी दो अलग अलग वैल्यू आई, ध्यान से देखिए। अगर d ग्रेटर देन 0 था, ध्यान से समझिए, d जो है 25 ग्रेटर देन 0 था, तो आपको x की दो अलग अलग वैल्यू मिली और दोनों रियल वैल्यूज हैं, दोनों रियल नंबर्स हैं, 3 और -2 दोनों रियल नंबर्स हैं और दो अलग अलग वैल्यू दिया। तो मैं यहाँ पर अब केस लिख रहा हूँ। क्या केस लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिए। मैं केस लिख रहा हूँ कि, ध्यान से समझिएगा, मैं लिख रहा हूँ इफ केस 1, ठीक है। क्या है केस 1, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 then quadratic equation has two real and distinct solution। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ध्यान से देखिए मैं जो बोल रहा हूं। मैं क्या बोला, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो मुझे दो अलग अलग वैल्यू मिल रही है और दोनों रियल नंबर्स मिल रहे हैं। तो मैंने उसी को केस बना के लिखा है, इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। टू रियल नंबर्स एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। रियल मतलब यहाँ रियल सॉल्यूशन आना चाहिए, वास्तविक संख्या आनी चाहिए, रियल नंबर्स आनी चाहिए, और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग नंबर्स आनी चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये हमने पढ़ा आपका पहला केस। अब मैं आपको इसी में पढ़ाऊंगा कैसा, दूसरा केस। दूसरा केस में क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो गया, इक्वल टू 0 लेके समझते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं दूसरा एग्जांपल लेके आगे का समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, मिटा ही देता हूँ। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ सेकंड, ठीक है। एक केस मैंने आपको समझाया, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपको दो रियल और डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। एग्जांपल लेके समझाया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूँ, जब इक्वल टू 0। तो सपोज कीजिए मैंने लिखा x² -2x + 1 = 0, ठीक है।
तो बात को समझिए, अगर आप कंपेयर करोगे तो ये किससे दिखेगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आपको दिख रही है 1, b की वैल्यू आपको दिख रही है -2, c की वैल्यू आपको दिख रही है +1। ये चीज़ क्लियर हुआ, ठीक। अब अगेन अपना सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक। तो मैं यहाँ पर पहले d निकाल लेता हूँ। d क्या है मेरा, b² माइनस 4ac, वो क्या होगा -2 का स्क्वायर, ठीक है, -4 1 1। तो आंसर क्या है, ध्यान से देखें, जगह 4 - 4 मतलब आंसर 0। तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा अब क्या आ रहा है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस केस में आंसर क्या होगा, x इक्वल टू मैं लिखूंगा -b प्लस माइनस √d/2a, -b मतलब -2 प्लस माइनस √0/2 इंटू 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 0/2, मतलब एक बार होगा 2 प्लस 0/2, एक बार होगा 2 माइनस 0/2। तो आंसर हो जाएगा 2/2, यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा 2/2, मतलब दोनों केस में आंसर क्या आया, 1,1, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन तो आएंगे लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। दोनों रियल हैं, 1 और 1 रियल नंबर्स हैं, लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब सेम सेम सॉल्यूशन आएगा। तो डिस्टिंक्ट नहीं होगा लेकिन रियल एंड सेम सॉल्यूशन मिलेगा। तो सॉल्यूशन पॉसिबल दिखा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अब अपना केस 2, ठीक है। तो केस 2 में हमने क्या स्टडी किया, केस 2 में मैं लिखूंगा इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन quadratic equation has two real and same solution। क्लियर हुआ क्या ये चीज, ठीक है। तो आपको ये केस भी समझ में आ गया होगा, आई होप। इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, मैं इसके आगे आपको फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना। तो इसे नोट कर लीजिएगा, मैं इसे मिटा के आगे और कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब मैं पढ़ा रहा हूँ थर्ड केस, जहां से आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आप लोग सोचोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक डल है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक आया नहीं, तो है ना। तो अब इसके बाद जो केस होगा उसमें आपको समझ में आएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है अब शुरुआत होने वाला है थर्ड केस से, क्योंकि 3 ही केस तो हो सकते हैं, या तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, या तो इक्वल टू 0 होगा, या तो लेस देन 0 होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। तो अभी अपन ने क्या क्या देख लिया, बड़ा देख लिया, ग्रेटर देन 0 देख लिया, बराबर देख लिया, लेकिन अभी छोटा नहीं देखा है। तो अब अपन क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 के लिए देखेंगे कि क्या कंडीशंस बनती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ इसे, है ना। मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, बाकी सारी कहानी सेम हो जाएगी, आपको अपने आप सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। या चलिए मिटा के दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हटाइए, दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पर सपोज कीजिए मेरे पास एक एग्जांपल आ गया थर्ड, मैं लिख दे रहा हूँ x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब बात को समझिए, कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू क्या आई 1, b की वैल्यू आई 3 और c की वैल्यू आई 2। क्लियर हुआ। अब मेरा x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b² माइनस 4ac। तो b² कितना हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2। तो आंसर क्या हो गया, 9 - 8, आंसर आया +1। ओ ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 हुआ ही नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है ना, तो कुछ और लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, c को कर देते हैं 4। तो ये क्या हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4। तो आंसर कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे आएगा -7 विच इज लेस देन 0, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट अब कैसा आ गया, लेस देन 0 आया। तो चलिए अब लेस देन 0 आया तो देखते हैं कि क्या कंडीशन होगी, है ना। अब बात को समझिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। -b मतलब -3 प्लस माइनस √7/2 इंटू 1। तो आंसर आता था -3 प्लस माइनस √7/2।
आप लोग 10th क्लास में इसके आगे लिख देते थे नो सॉल्यूशन, याद आ रहा है क्या? इसके आगे आप लोग 10th क्लास में क्या लिख देते थे? नो सॉल्यूशन। क्यों लिखते थे नो सॉल्यूशन? याद कीजिए, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई है जिसे सॉल्व करना मुश्किल है। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? रूट के अंदर जब पॉजिटिव वैल्यू होती है, जीरो होता है, तो उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वैल्यू हो तो सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्यों? बात को समझिए। देखिए, रूट का मतलब तो आप लोग सब समझते हैं। जैसे मैंने लिखा √4, मैंने क्या लिखा? √4। √4 को आप क्या लिखते हो? या तो 2 इंटू 2 लिख सकते हो, या तो क्या लिख सकते हो? -2 इंटू -2। तो अगर यहां से बाहर आएगा तो +2 बाहर आएगा, यहां से बाहर आएगा तो -2 बाहर आएगा। इस कारण √4 को अपन लिखते हैं +-2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। तो रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि दो कॉमन चीजों में से एक को बाहर निकाल लेना, एक पेयर बाहर आ जाता है, कॉमन आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे 2 और 2 सेम था, दो पॉजिटिव वैल्यू थी, 1 + 2 बाहर आया, दो नेगेटिव 2 थी तो 1 नेगेटिव 2 बाहर आया। ठीक है, तो इसका √4 की वैल्यू या तो +2 होती है या तो -2 होती है ना। लेकिन अगर मेरे पास मान लीजिए रूट में लिखा होता √/-4 लिखा होता, तो -4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? या तो मैं 2 इंटू -2 लिखूंगा, या तो मैं लिखूंगा -2 इंटू 2 लिखूंगा। क्या दोनों में से कुछ भी बाहर आएगा? कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना। एक +2 है, एक -2 है, यहाँ पे भी एक -2 है, एक +2 है, तो इसे मैं बाहर निकाल ही नहीं सकता। तो जब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, कॉमन नहीं निकलेगा, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, कॉमन नहीं निकलेगा। कॉमन कब निकलता? जब या तो पॉजिटिव होता तो एक पॉजिटिव बाहर आता, या तो नेगेटिव होता तो एक नेगेटिव बाहर आता। यहाँ तो कुछ कॉमन निकल ही नहीं रहा है, तो √-4 को सॉल्व कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। तो यहीं पर आती है मैथ्स की कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब मैथ्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ पे मैथ्स कॉम्प्लेक्स हो चुका है, यहाँ इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो इस कारण इसे अपन लिख सकते हैं √-4 को अपन लिख सकते हैं √4 इंटू √-1। बात समझ में आई? इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? √-4 को √4 इंटू √-1। ठीक है, तो √4 तो सॉल्व हो सकता है, लेकिन √-1 सॉल्व नहीं हो सकता। बात समझ में आई? तो ये मैथ्स की कॉम्प्लेक्सिटी है, इसे ही मैथ्स में बोलते हैं कि मैथ्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो गया। अब यहाँ पे मैथ सॉल्व नहीं हो रहा है, तो जब मैथ सॉल्व नहीं होता तो यहाँ पर हमारे रियल नंबर्स खत्म हो जाते हैं और शुरुआत होती है इमेजिनरी नंबर्स की। समझ में आई बात? अब हम इसे क्या करेंगे? इमेजिन करेंगे। समझ में आई बात? तो देखिए इमेजिन कैसे किया जाएगा, बात को समझिए। आपको मेरे ख्याल से इसे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए मैं मैथ्स को और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ √1 को आप लिख सकते हो या तो 1 इंटू 1, या तो आप लिख सकते हो -1 इंटू -1। तो यहाँ से बाहर आएगा तो +1 बाहर आएगा, यहाँ से बाहर आएगा तो -1 बाहर आएगा। इस कारण √1 को अपन लिखते हैं +-1। बात समझ में आई? लेकिन √-1 को आप कुछ नहीं लिख सकते, और जब नहीं लिख सकते तो यहीं पर मैं इसे नाम दे दिया इमेजिनरी नंबर। क्या नाम दिया मैं इसे? इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर के अलावा इसे आयोटा भी बोलते हैं, और इसे लिखते हैं अपन आई। क्या लिखेंगे? आई। इमेजिनरी नंबर का आई ले लीजिए या आयोटा का आई ले लीजिए। तो √-1 को आज के बाद क्या बोला जाएगा? आई। और दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग कर दूं तो ये बन जाएगा -1 = I²। अब आपको समझ में आया कि ये आई आयोटा इमेजिनरी नंबर है क्या? क्योंकि इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि √-1 को सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे मैथ्स कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो यहाँ पे रियल नंबर्स खत्म हो गए, तो हमने शुरुआत कर दी इमेजिनरी नंबर की। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब आप बात को समझिए कि अगर मेरे पास ऐसा कोई नंबर आया, कैसा नंबर आया मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसा कि अभी अपने पास आया था, x = 9 है ना, ±√7/2 आया था। मैं अपने मन से कुछ भी ले लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बात को समझिए। अब मैं इसे क्या लिखूंगा? मैं इसे लिखूंगा 9 ±√7 इंटू √-1/2। इसे मैं ये लिख सकता हूँ ना? अरे भाई सीधी सीधी बात है, √a इंटू √b क्या होता है? √ab होता है। तो इसी फॉर्मूले को तो मैं लिख रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैंने लिखा √-7, तो इसे मैं लिख रहा हूँ √7 इंटू √-1। क्लियर हो रही बात? तो यहाँ पे √-1 को मैं नाम दे दूंगा आयोटा।
तो इसे मैं लिखूंगा √7i/2। ध्यान रखिएगा i जो है रूट के बाहर है, रूट के अंदर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा i की वैल्यू √-1 हो गई। तो अब मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व कर पाया। √-1 को मैंने लिख दिया √7i। क्लियर है। तो अब हम लोग क्लास 10th टाइप नो सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन है लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आई होप मेरे को आपको समझ में आ रहा होगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम रूट के अंदर की नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए हमने क्लास 10 में उसे नो सॉल्यूशन नाम दे दिया, लेकिन क्लास 11 में हम उसे समझा रहे हैं कि √-1 सॉल्व नहीं कर सकते तो उसे कुछ मान लेते हैं। उसे हमने क्या मान लिया? उसे हमने मान लिया √-1 को इमेजिनरी नंबर या आयोटा, और किससे डिनोट कर दिए? आई से। ठीक है। तो अब √-1 जहां भी आएगा वहां पे आ जाएगा आई आपका। क्लियर हो रही बात? तो अब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन दे सकते हैं, चाहे वो कैसा भी डिस्क्रिमिनेंट उसका है। तो नेचर ऑफ रूट्स में हमने 3 चीजें देखी। पहला देखा कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 रियल और डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 होता है तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि रियल सॉल्यूशन आएगा और सेम सॉल्यूशन आएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तब दिक्कत आ रही थी कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो कैसे सॉल्व करें। तो अब उसकी भी दिक्कत दूर हो गई है, हमने उसे √-1 बना के आयोटा लिख दिया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आयोटा कहां से आया, इमेजिनरी नंबर कहां से आया। तो अब ये समझिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अभी तो हमने आपको इमेजिनरी नंबर से इंट्रोड्यूस करवाया, अब कॉम्प्लेक्स नंबर से इंट्रोड्यूस करवाता हूं। ठीक है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसे नोट कर लीजिएगा सब, वीडियो पॉज करके मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको समझा रहा हूं। तो यहां पे आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। अब देखिए, आप समझिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ना। अब शुरुआत हो गई है कॉम्प्लेक्स नंबर की, आप क्लास 11 में मूव कर चुके हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसे मैं समझा रहा हूँ आपको। तो मैं फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूँ जो अभी थर्ड एग्जांपल लिए थे। क्या लिए थे अपन? x² + 3x + 4 लिए थे, यही लिए थे। तो इसे अब समझिए, मैं इसे क्या लिख रहा हूँ, मैं इसे लिख रहा हूँ कंपेयर करूंगा ax² + bx + c = 0 से। तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 3, c की वैल्यू आ गई 4। क्लियर है। x का वैल्यू क्या हो गया? -b ± √d/2a। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? b² - 4ac। b² मतलब 3 का स्क्वायर -4 1 4। आंसर क्या आया? 9 - 16 मतलब -7 विच इज लेस देन 0। तो x का फॉर्मूला क्या होता है? -b ± √d/2a। तो -b मतलब -3 ± √−7/2a। ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 ± √7 × √−1/2। तो ये हो जाएगा -3 ± √7i/2। ठीक है। अब देखिए इमेजिनरी नंबर क्या है। अब मैं आपको बोलूँ अल्फा क्या है, तो अल्फा आप बोलोगे -3 + √7i/2। और बीटा क्या है? तो बीटा है मेरा -3 - √7i/2। क्लियर हो रही बात? अब ध्यान से देखिए, इस 2 को अगर सेपरेट सेपरेट लिख दूं तो क्या लिखूंगा? -3/2 + √7/2i लिख सकता हूं। ठीक है। तो यही मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ध्यान से देखिए, -3/2 क्या है? -3/2 है मेरा रियल नंबर। √7/2 कैसा है? इरेशनल नंबर भी है, प्लस इमेजिनरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको समझने से पहले यही मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे मैं लिख रहा हूं। कहां पे लिखूं? इसे नोट कर लिए क्या? नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा के लिख रहा हूं यहां पर। देखिए, अब मैं यहां पे एक नोट पॉइंट दे रहा हूं। क्या नोट पॉइंट दे रहा हूं? समझिएगा बात को, है ना। तो मैं पहला नोट पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं। नोट पॉइंट में पहला क्या, अगर रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर रियल नंबर मिलेगा। क्लियर है बात? समझ में आ रही बात? एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या? 2 × 3 आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक। तो 2 रियल नंबर मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया? रियल नंबर आया। ठीक है। फिर सेकेंड लिख रहा हूँ क्या, इमेजिनरी नंबर को अगर रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अपन बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? जैसे एग्जांपल मैं लिखूंगा 5 × i, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5i।
तो ये मेरा बन जाएगा इमेजिनरी नंबर। ठीक, थर्ड, अगर मैं करूंगा इमेजिनरी नंबर इनटू इमेजिनरी नंबर, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा रियल नंबर। अब आपको ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, तो इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए मैंने लिखा एग्जाम्पल 5i इंटू 5i, तो आंसर क्या हो जाएगा 25i स्क्वायर। और देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, अभी तो समझाया था। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, क्योंकि आई होता है रूट -1। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 25 इंटू -1, आंसर क्या हो गया -25, दैट इज रियल नंबर। क्लियर हो रही है बात? तो देखिए दो इमेजिनरी नंबर मल्टीप्लाई किया तो आंसर में क्या आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है। क्लियर हो रही है बात? तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये नोट पॉइंट है हमारा, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए एक रियल नंबर को मैंने एक इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो रियल नंबर को इमेजिनरी नंबर मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, इमेजिनरी नंबर मिलता है। तो ये मेरा क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं दैट इज रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। क्लियर हो रही बात? ये क्या है मेरा रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, और दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। जब आप एक रियल नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो आपको आंसर मिलता है रियल नंबर। अगर आप एक इमेजिनरी नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जैसे 5 और i को मल्टीप्लाई किया तो 5i मिला, मतलब इमेजिनरी नंबर। अगर आप एक इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5i इंटू 5i, तो 25i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये आ गया -25, विच इज रियल नंबर। ठीक है, तो यहां पे भी समझिए जब आपने सॉल्व किया तो आपको एक रियल नंबर मिल रहा है और प्लस एक इमेजिनरी नंबर मिल रहा है। तो ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो सम होता है यही मिलकर बनाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मेरे ख्याल से आपको चीज समझ में आ गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप सीधी सीधी एक ही बात बोलेंगे, क्या, द सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर से, सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहीं पे आपका समझ में आ गया होगा इमेजिनरी नंबर आयोटा की जरूरत क्यों पड़ी, और यहीं आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं और कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसे रफ करके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए बात को समझिए। आपको यहां तक इसे मैं लिखा हूं क्योंकि अभी इसमें कुछ समझाना है ना। तो देखिए अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया, इमेजिनरी नंबर समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है ना, क्या डेफिनेशन हो जाएगी, तो डेफिनेशन आपकी हो जाएगी सम ऑफ रियल नंबर, ठीक है, एंड इमेजिनरी नंबर, sum of real number and imaginary number is known as complex number. Sum of real number and imaginary number is known as complex number. ठीक है, तो what is the general form? अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, it is denoted by z। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करेंगे, z से। ठीक है, या इट इज को तुम्हारी बोली, यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z। ठीक है, और व्हाट इज द जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म आपको समझ में आ जाएगा, z को अपन लिखेंगे a प्लस आई बी। ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हो, और z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों जनरल फॉर्म है किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर के। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अब इसमें भी और कुछ भी है, इसको भी समझाना है, तो इसे भी यहीं पे समझा देता हूँ। क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर, यहीं पे लिख देता हूँ वेयर a इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या लिखेंगे, आर ई जेड। ए क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल पार्ट ऑफ जेड लिख दिया हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, और बी क्या है,
तो बी को आप लिखोगे IMZ, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पे लिखूंगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ गया? तो ए हो गया आपका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बी हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये होता है जनरल फॉर्म आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, अब आपको ये मेरे को यहाँ पे क्या समझाना था, तो यहाँ पे मेरे को एक ही चीज समझानी थी। देखिए ये दोनों अल्फा बीटा जो निकला वो क्या निकला था, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए थे सॉरी वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए थे उसका सॉल्यूशन ही तो थे ना ये दोनों अल्फा और बीटा। तो आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं तो पक्का है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर -3/2 प्लस √7/2 आई है तो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा रूट उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, -7 -√7i/2 होगा। मतलब एक का अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरा पक्का रूट नेगेटिव वाला होगा इमेजिनरी पार्ट के साथ। ठीक है, इसके बारे में मैं और डिस्कस करूंगा, उसको अपन आगे और क्लियर करेंगे तो मैं आपको और समझाते जाऊंगा। ठीक है, तो आज फिलहाल कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, आयोटा क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और यांत्रिकी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि हम लोग मोटिवेट होते रहें। ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएँ। तो थैंक यू सो मच।